Hello dear student, in the last lecture we read about the molar mass of solute. Today we will discuss about abnormal molar mass. आज हम लोग abnormal molar mass के बारे में पढ़ेंगे. Then our heading is abnormal molar mass. अब देखिए एबनॉर्मल मोलर मास में क्या होता है. जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन हो गया. अब इस सॉल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, सॉल्यूट का यूज करेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट का. बट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सॉल्यूट आता है, इसलिए हम सॉल्यूट के अकॉर्डिंग बात करेंगे या सॉल्यूट पर डिस्कस करेंगे. तो जो सॉल्यूट होता है, अब देखिए जब सॉल्यूट को हम लोग सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ऐड करेंगे या उसमें घोलेंगे तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. या तो ये सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाता है, या तो एसोसिएट हो जाएगा, अदरवाइज ये डिसोसिएट हो जाता है. दो चीज़ें होती है, या तो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, ठीक है. अब दोनों ही कंडीशन क्या होते हैं, दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपके सॉल्यूट के मोलर मास होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल बिहेव करते हैं. या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाता है. तो हम कह सकते हैं व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोज association or dissociation, then the number of solute particles increases or decreases. So अब देखिए जब या तो ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाद में आपको मोलर मास पता चलेगा सॉल्यूट का, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे. और किसके अकॉर्डिंग, जो पहले था एक्चुअल में, ठीक है ना. तो एक्चुअल और ऑब्जर्व मोलर मास को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, और इसी से हमको क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट व्हेन सॉल्यूट particles undergoes association or dissociation, association or dissociation, then the number of solute particles increases or decreases, ये बात हो गई, ठीक है ना. सो the observed molar mass is more than actual molar mass और लेस, ठीक है. अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जैसे जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है, ये क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं और डिक्रीज हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, मोर हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं, ठीक है. या तो मोर होंगे या तो लेस होंगे, ठीक है. वो किसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स के, ठीक है ना. और हम लोग इसी को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, एंड it is known as abnormal molar mass.
ये हो गई, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए एक फैक्टर का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। सो वांट हाफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाई आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होगा आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो वी कैन राइट दिस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल और एक्चुअल, नॉर्मल और एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला होता है वांट हैव फैक्टर डिफाइन करने का। और देखिए, इसको हम लोग अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में लिखेंगे तो इस टाइप हो जाएगा, बट ये मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। तब मोलर मास क्या हो जाएगा, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। ये आई की वैल्यू कब होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ बेटा ये पता चलता है जो हमारा मोलर मास होता है वो किसके होता है, अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के होता है। सो एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ये है, मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एक फार्मूला होता है मोलर मास का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं कब आपका जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का, या हाँ जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का वो कब ग्रेटर होगा कब लेस होगा। तो इसमें देखिए दो कंडीशन है। इसमें आपका पहला केस हम बता दे रहे हैं, पहला केस देखिए क्या हो जाएगा, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और डिसोसिएट हो जाएंगे तो सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। सो व्हेन सॉल्यूट undergoes dissociation, नंबर ऑफ, देखिए क्या कहने का मतलब है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूट जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूट टूट जा रहे हैं अपने जो है मेजर कंपोनेंट में। तो सॉल्यूट जब डिसोशिएट करेंगे, टूटेंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ये टूट रहे हैं। देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंक्रीजेज, एंड अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो जाएगा वो डिक्रीज होता है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिक्रीजेज, ठीक है। जब देखिए सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे और ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अब इसको कैसे फाइंड आउट, सपोज इसके लिए हमको क्या चाहिए, वांट हाफ फैक्टर चाहिए, और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ले लिया। अब ये जब क्या हो जाएगा,
एनोडाइज्ड हो जाएगा तो K प्लस प्लस SO4 डबल नेगेटिव आ जाता है। अब इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो आप 2 लगा देंगे। अब देखिए I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। I इज इक्वल टू 2 मोल K है, 2 मोल K प्लस है और 1 मोल SO4 डबल नेगेटिव है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3 I की वैल्यू। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। Al2SO4 का होल थ्राइस हम ले लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, Al ट्रिपल प्लस प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब देखिए यहाँ 3SO4 है तो 3 आप ले लीजिए और 2A है तो ये 2Al ले लीजिए, ठीक है। अब I की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 3 and 2 इज इक्वल टू 5 हो गए, ठीक है। देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले ले रहे हैं, K4FeCN6। अब इसकी बात करेंगे तो K हो गया प्लस FeCN6, ये 4 नेगेटिव हो गया और ये आपका प्लस में है ही है और ये 4 प्लस कर दीजिए क्योंकि ये 4 है, तो 4 और ये 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया I की वैल्यू। ये कब के लिए है, डिसोसिएशन, ठीक है। जब ये क्या हो रहे हैं, देखें टूट रहे हैं, ठीक है ना, डिसोसिएट हो रहे हैं। अब हम तब की बात करेंगे जब एसोसिएट हो जाएंगे, तो सेकंड कंडीशन लगाएंगे। सेकंड केस में क्या है, आएंगे कि व्हेन solute undergoes association जब आपके सॉल्यूट क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होंगे क्योंकि ये जुड़ जा रहे हैं। सो द नंबर ऑफ solute particles decreases, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो गए। अब ये जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन मोलर मास है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ये इसलिए हो जाएगा, सॉल्यूट का हमने एसोसिएट किया। अब सॉल्यूट जब एसोसिएट हो जाएगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल सॉल्यूशन में घुल जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। जब ऐड हो जाएंगे तो मोलर मास अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इंक्रीजेज। इतनी चीज़ हो गई, ठीक है। ये एसोसिएशन के लिए है, एसोसिएशन हुआ तो ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसको डाइमर टर्म में ले आते हैं, तो डाइमर ले आएंगे जब इसको बेंजीन में हम लोग क्या कर देंगे, घोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ 2 हो गए हैं। अब इसको अगर हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में ले आएंगे तो CH3COO और H हो गया, ठीक है। अब यहाँ CF3COO और H हो गया, ठीक है। बॉन्डिंग आप क्रिएट कर दीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो डाइमर में आ गया है, तो इस कंडीशन में I की वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये 2 है तो 1/2, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए ये तो डाइमर के लिए, तो डाइमर के लिए हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, डाइमर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। डाइमर के लिए I की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। अगर हम क्या रखते हैं, ट्राइमर ले लें, ट्राइमर ले लेंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, ट्राई में 3 होता है 3, टेट्रामर में क्या हो जाएगा, 4 होते हैं तो I की वैल्यू 4, 1/4। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर में I की वैल्यू सपोज n मॉलिक्यूल हैं तो 1/n हो जाएंगे। ये इसका फाइनल आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपके हो गए अब नॉर्मल मोलर मास हो गए बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और बेटा जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो सॉल्व करके आप ग्रुप में मैसेज सेंड करते रहिए, जिससे पता चले कि
कैसे क्या हो रहा है, कितना समझ में आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू बेटा आज के लिए।